हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स क्लास। आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का सेकंड पार्ट, पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। हमने पहले देखा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। वो उसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है गाइस, जहां पे आप पूरे साल का इनकम और एक्सपेंडिचर नोट डाउन करते हो और पूरे साल का आप अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट वो कैलकुलेट करते हो। हाउएवर, बैलेंस शीट इज नॉट एन इनकम स्टेटमेंट। ओके, बिजनेस में एक बात होती है कि ओनर को पता होना चाहिए कि इनकम क्या है, कितना पैसा वो कमा रहा है। बट देर इज वन मोर थिंग दैट द ओनर नीड्स टू नो। द ओनर नीड्स टू नो हिज फाइनेंशियल पोजिशन। ओके, फाइनेंशियल पोजिशन मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसके पास कितना पैसा है। उसे आप कैश इन हैंड बोल लो या कितना पैसा बैंक में है, कैश एट बैंक। फिर उसे कितने लोगों से कितना पैसा लेना है। ऐसा अक्सर होता है कि बिजनेस में हम काफी लोगों से ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनसे हमें पैसे लेने हैं या उनको पैसे देने हैं। तो किस से कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है, ये सब आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। उसके अलावा अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, किसी बैंक से, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इन शॉर्ट, it does not tell you the income that you are making, but your financial position, and this financial position is as on particular day. फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बात करते हो तभी वो एक समय की होती है, एक दिन की होती है, एक पर्टिकुलर डे पे आपकी पोजीशन क्या है। ये पूरे साल की पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि पूरे साल में आपके इतने ट्रांजैक्शंस होती है कि ये पोजीशन बदलती रहती है। लेकिन बैलेंस शीट आप जो तैयार करते हो वो एक पर्टिकुलर डे के एंड पे आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब एक पर्टिकुलर डे के एंड पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके हाथ में कितना पैसा है, कितना लोन है, ये सब आपको बैलेंस शीट बताती है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आप देखते हैं ट्रायल बैलेंस दिया है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वेंचू ऑन 31st December 2017। सो 31st December 2017 का ट्रायल बैलेंस है। इसमें आप सारे अकाउंट्स देख सकते हैं, इसके कैपिटल अकाउंट, इन्वेंट्री, मशीनरी, परचेसेस, ये पूरा मिक्स डेटा है। तो इसमें से हमें देखना है कि बैलेंस शीट के लिए क्या क्या रिलेवेंट है, हम वो बनाएंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स of C. Manchu. Balance sheet as on 31st December 2017, correct? Yes. All right. So इसके बैलेंस शीट में क्या क्या है? सबसे पहला दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। यस, कैपिटल अकाउंट तो आएगा बैलेंस शीट में। ऑल राइट। सेकेंड, कैश इन हैंड दिख रहा है मुझे 1,44,000। इसमें इन्वेंट्री अकाउंट नहीं आने वाला है, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हो, राइट? सो इन्वेंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। कैश इन हैंड इज एन एसेट, सो दैट इज 1,44,000। Next, you have machinery that is worth 7,36,000. परचेसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे, वेजेस भी ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरीज विल गो टू योर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड बोथ विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में है, सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, सम्स ओइंग बाय कस्टमर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या आइटम है? कस्टमर से मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे। रिसीवेबल्स मतलब जो बिजनेस ने रिसीव करने हैं। तो ये पैसा आने वाला है बिजनेस में, कितना है ये? 8,50,000।
So this is an asset. Later you have trade payables, right? That is 3,70,000. All right guys, so we are done with these postings. इसके बाद अब नीचे आपको ये दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के बाहर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 December 2017 was 2,70,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री ये एक एडजस्टमेंट है, राइट? जब कोई एडजस्टमेंट आपको दिया जाता है तो उसके दो इफेक्ट आते हैं गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए. ट्रायल बैलेंस का हर आइटम जो है उसका सिंगल एंट्री आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन एडजस्टमेंट जो होता है उसके दो इफेक्ट आते हैं. सो आपने पहले देखा था कि इसका फर्स्ट इफेक्ट जो है वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिया था. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला था हमने सेल्स के नीचे 2,70,000. नाउ वी विल पोस्ट इट इन एसेट अकाउंट. All right guys, now I'm going to explain you कि हम क्या कर रहे हैं. ये है आपकी बैलेंस शीट. लेफ्ट साइड जो है ये लाइबिलिटीज है और राइट साइड जो है ये एसेट्स है. हमने क्या किया है, बिजनेस में जो भी चीज जिसकी आपको काफी सालों तक बेनिफिट होने वाली है उसे हम एसेट कहते हैं. ओके, सो इफ यू लुक एट द ट्रायल बैलेंस, ये जो डेबिट साइड का कॉलम है इसमें आप नॉर्मली एक्सपेंसेस देखते हैं. जिस एक्सपेंस का बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है उसे हम एक्सपेंस मानते हैं नॉर्मल, और उसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. बट अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस करते हो जिसका सालों तक आपको बेनिफिट होने वाला है, देन दैट वुड बी योर एसेट. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी आपने खरीदी है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, राइट? हाउएवर मशीनरी का आपका बहुत सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, सो यू वोंट बी राइटिंग इट इन योर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज नॉट योर एक्सपेंस, ईयरली एक्सपेंस नहीं है. इट इज गोइंग टू बी योर एसेट. ओके, सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल्स, ये पैसा आपको आने वाला है, ये आया नहीं है, राइट? सो दैट बिकम्स योर एसेट. कैश इन हैंड, दिस इज योर एसेट. क्लोजिंग स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डे, even that is your asset. Similarly, trade payables, payables मतलब हमें किसी को पैसे देने हैं, so that is your liability. Liability मतलब जो चुकानी है बिजनेस को, जो पैसा बिजनेस को वापस करना है. ओके, सो ट्रेड पेबल्स, जो भी आपके सप्लायर्स हैं आपको उन्हें पैसे देने हैं, that is recorded as trade payables. Then you can see capital. कैपिटल क्या है? जो पैसा ओनर ने बिजनेस को दिया है. Now you need to understand this. Accounts में owner of a business and the business organization are treated as two different entities. Okay? So owner जब business में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, it is considered as owner is giving business a kind of a loan, which eventually when the business will shut down on someday in future, then business वो कैपिटल जो है वो ऑनर को वापस लौटा देगा. ओके, हेंस कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइज. अकाउंट्स में ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज. ओके, अगर आप ये समझ लो तो आप समझ जाओगे कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों कहा है बिजनेस की. लायबिलिटी मतलब क्या? जो बिजनेस को रीपे करना है वापस, जिस समथिंग दैट बिजनेस हैज टू गिव बैक. Okay, so business has to give back this capital to the owner who had invested it. Okay guys, so this is our balance sheet. अब इसमें एक आखिरी चीज रह गई है. ये जो कैपिटल है इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे. यस, सो लास्ट टाइम हमने देखा था इलस्ट्रेशन 5, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया था तो तभी आपका नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था 6,30,000.
ओके, वो इस 10 लाख में ऐड होना बाकी है. सो आई जस्ट ऐड दैट. दिस इज 10 लाख प्लस 6,30,000. ओके, दोज हु हैव फॉरगॉटन नेट प्रॉफिट के बारे में, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख ले, और उसमें इलस्ट्रेशन 5 ये सेम इलस्ट्रेशन हमने किया है, एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस 6,30,000. यू कैन रीचेक दैट अगेन कि वो 6,30,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया है. ओके गाइज, सो आई हैव एडेड नेट प्रॉफिट टू दिस कैपिटल. I'll just mention it here. Okay, now let's do the totals. Okay guys, so बैलेंस शीट टैली हो गई है. इसे हम टैली करना कहते हैं. टैली मतलब दोनों साइड्स के सेम नंबर्स आ चुके हैं. ओके, यहां पे क्या हुआ, दोनों साइड को आप देख सकते हैं 20 लाख रुपीस का टोटल है. दिस मीन्स आपने प्रॉब्लम सही किया है. एवरी टाइम यू गेट इट रॉन्ग, योर बैलेंस शीट इज नॉट गोइंग टू टैली. ये अकाउंट्स की खासियत है गाइज. अगर आप कोई भी इनकम एक्सपेंस मेंशन करना भूलते हो अकाउंट्स में, तो अकाउंटिंग ये जो सिस्टम है ये आपको कैसे चेक करता है. दिस इज वन ऑफ द चेक्स. बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ आर शोइंग यू द सेम अमाउंट, तो आपने सही किया होगा और ये एकदम सही बैलेंस शीट आपने बनाई है. अगर आपने पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं भी कोई इनकम एक्सपेंसेस कुछ भी छूटता है या आप गलत एंट्री करते हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये दोनों टैली नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे ये टैली हो गई है. दोनों साइड पे डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटीज दोनों 20 लाख आ गया है. सो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. What did we see in this balance sheet? We saw assets and liabilities. Now let's learn more about these things. Assets are basically of two types. Current assets. Current asset मतलब क्या? जो भी एसेट जल्दी आप यूज करने वाले हो उसे करंट एसेट कहते हैं. वो बहुत साल नहीं रहने वाला है, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है. सो उसमें कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल्स ही कंसिडर कीजिए. आपको किसी पार्टी से अगर आपको पैसे लेने हैं, सो हम अज्यूम करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमें पैसे देंगे. हम ये नहीं अज्यूम करेंगे कि वो 6-7 साल बाद हमें पैसे देने वाले हैं. राइट, वी नीड द मनी अर्जेंटली. तो दैट इज अ करंट एसेट. इन्वेंट्रीज, स्टॉक जो है, हम अज्यूम करेंगे कि ये स्टॉक का जल्दी फिनिश गुड्स बनेंगे इसके और ये सेल किए जाएंगे. वी डोंट वांट टू कीप इट with us for a long time, so we are going to consider stock as current asset. ये inventories मतलब stock. Then you have long term assets. Long term assets मतलब वो assets जो आपके पास लंबे समय तक रहने वाले हैं. हम कोई भी मशीन खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, we buy it with an objective कि we are going to use it for years. आने वाले काफी सालों तक हम यूज करने वाले हैं. So it is your long term asset. Okay, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ऑलराइट, इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है? नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इंटेंजिबल मीन्स समथिंग दैट यू कैनॉट सी, समथिंग दैट यू कैनॉट टच. इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. नाउ यू विल वंडर कि ऐसा कौन सा एसेट हो सकता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई चीज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे एसेट कैसे कह रहे हो? So guys, there is something called as intellectual property. Okay, intellectual property मतलब क्या? वो चीज जो इंसान ने अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से बनाई है. It can be anything. पोइट्री, मूवी, कोई डिजाइन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज की कोई कार अज्यूम कीजिए, वो वैसा एग्जैक्ट डिजाइन क्या मारुति सुजुकी बना सकता है? नो.
क्योंकि लॉ उसको परमिट नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्सिडीज के पास उस डिजाइन का पैटेंट है। हम जब भी कोई ऐसी यूनिक डिजाइन कोई चीज बनाते हैं, वी कैन मेक अ पैटेंट फॉर इट, जिससे दुनिया में और कोई भी उस डिजाइन को कॉपी नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो हम उसे सू कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, उस पर केस कर सकते हैं। ओके, सो इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। सो पैटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। ओके, it is desirable that in the balance sheet the two types of assets should be shown separately and prominently. tangible और intangible assets जो है वो अलग से दिखाएं और prominently दिखाएं, and even your current assets and long term assets. okay, ये जो दिया है current asset and long term asset, इसे भी अलग से दिखाएं। all right, then let's move on to liabilities. हमने देखा है liabilities मतलब something that you have to give, the business has to repay. okay, इसमें भी करंट लायबिलिटी होती है एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी मतलब अगेन सेम थिंग, जो आपको जल्द से जल्द चुकानी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो लंबे समय तक आपके पास रहेगी। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, उन सप्लायर्स को जिनको आपको पैसे देने हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब आपने कोई लोन लिया है जो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है। ओके, मूविंग ऑन। सो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स। ओके, ये फॉर्मेट भी है बैलेंस शीट का एक तरह से। एसेट्स में नोटिस कीजिए, शुरुआत में आपने फिक्स्ड एसेट्स लिखे हैं एंड यू आर मूविंग ऑन टू करंट एसेट्स। ओके, मतलब जिस एसेट की जितनी ज्यादा लाइफ है वो एसेट आप ऊपर की तरफ लिखेंगे, एंड एज यू गो डाउनवर्ड्स द लाइफ ऑफ एसेट प्रोबेबली इट विल डिक्रीज। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब फैक्ट्री। ओके, प्लांट एंड मशीनरी दैट इज एन एसेट। फर्नीचर्स, फिक्सचर्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फर्नीचर होगा आपका, वो एसेट है। व्हीकल्स, कार्स विल स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग टाइम, सो दे आर एसेट्स। इंटेंजिबल्स में गुडविल्स हो गए, पेटेंट राइट्स हो गए, डिजाइन एंड ब्रांड नेम जो होता है कंपनी का, ऑल दिस इज एन एसेट। ओके, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए। देन करंट एसेट्स आपने देखा है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। प्री पेमेंट्स मतलब कोई भी एक्सपेंस जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया है। मतलब ऐसा अज्यूम कीजिए कि नेक्स्ट ईयर का रेंट, अगर आपकी प्रीमाइस रेंटेड है और नेक्स्ट ईयर का रेंट आप अभी दे देते हो, सो दैट इज अ प्रीपेड रेंट। जैसे मोबाइल में होता है ना प्रीपेड, मोबाइल फोन, मोबाइल कनेक्शन, उसी तरह प्री पेमेंट्स यहाँ पे कही गई है। दे आर योर करंट एसेट्स। ओके, एडवांसेस, आपने किसी को पैसे दिए हैं as a short term loan, वो bank balances, cash in hand, all these are your assets. Liabilities में you have seen capital, then you see कि capital में आप net profit add करते हैं। ड्रॉइंग्स मतलब वो जो आप बिजनेस से विड्रॉ करते हो, बिजनेस से निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ओनर जो होता है बिजनेस का, वो सैलरी तो नहीं देता अपने आप को। हाउ डज एन ओनर मेक मनी? मतलब बिजनेस ने नेट प्रॉफिट तो कमा लिया है, सो वो पैसा ऑनर के पास कैसे जाएगा? अगर ऑनर बिजनेस को जब पैसे देता है उसको आप कैपिटल कहते हैं, सो वही ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता भी होगा तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ओके, सो इफ एन ऑनर विड्रॉज मनी फ्रॉम बिजनेस और विड्रॉज एनी काइंड ऑफ मटीरियल फ्रॉम द बिजनेस, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ओके, देन यू हैव लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब लोन के ही टाइप्स हैं लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं। ट्रेड पेएबल्स देखे हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंस ड्यू हो चुके हैं और आपने वो पे नहीं किए हैं, सो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज योर लायबिलिटी, राइट। एडवांसेस टेकन, आपने किसी से उधार लिए हैं पैसे, सो दैट इज योर लायबिलिटी। देन यू हैव प्रोविजंस मतलब कुछ ऐसा जिसकी तैयारियां पहले से ही कर रहे हो। हमने बैड डेट्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था कि कभी कोई पैसा डूबने वाला है, अक्सर बिजनेस में पैसा डूबता है, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। सो उस बैड डेट का पहले से ही प्रोविजन बना लेते हो, सो दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसी तरह कोई और फ्यूचर के एक्सपेंसेस जो हैं, उसका अगर आप आज के डेट में एक ऐसा फंड बनाते हो कि ये इस फ्यूचर एक्सपेंस को हम यूज करेंगे, तो उसे प्रोविजन कहते हैं।
सो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो भी आपके लोग रिटायर होने वाले हैं उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आप अभी से पैसा जमा कर रहे हो, दैट कैन बी योर प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हर साल अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे पे करनी है टैक्सेस में, तो मैं उसका प्रोविजनिंग पहले से ही करके रखता हूं। ओके, सो दैट्स योर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 6। ओके, सो यहां पे इन्होंने बस डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स as on 31st March 2017. Okay guys, so let's do this in Excel. Okay, so I'm just going to copy this format. March 2017. Okay, all right, let's start. So first is your capital account 7 lakh. Then you have land and building worth 3 lakh. Then you have a loan, 14% term loan of 4 lakh. Then you have loan from Messrs D and Company of 4,60,000. Then you have trade receivables of 4,20,000. ओके गाइस, सो यू कैन सी मैंने फिक्स्ड एसेट ऊपर लिखा है और मैंने बीच में स्पेस रख के यहाँ पे करंट एसेट नोट डाउन किया है, राइट। देन यू हैव कैश इन हैंड ऑफ 20,000. फिर आया है आपका फर्नीचर 2 लाख. Then you have trade payables of 40,000. Then advances given to suppliers. ओके, तो जो लोग आपको सप्लाई करते हैं उनको अपने एडवांस में पैसे दिए हैं. सो दिस इज योर एसेट 1 लाख रुपीज. Then you have net profit of 1 lakh. ओके गाइस, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाला है. सो लेट्स जस्ट shift this and make an additional column. Okay, so I'm going to mention here add net profit. Okay, then we have drawings of 60,000. All right, so let's do the math. 7 lakh plus 1 lakh minus 60,000, that gives us 7,40,000. Okay guys, all right, so let's do the sum.
All right. So we have a difference of 6 lakh. Okay guys. So 6 लाख का डिफरेंस है. ये कहां से होगा? So do you remember this inventory in trade? 6 lakh rupees. So first I was assuming कि ये opening stock होगा, but apparently ये चाहते हैं कि हम इसे यहाँ पे नोट डाउन करें. ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रेस. आपको हर आपका आइटम याद रखना है जो भी अकाउंट्स में आप डाल रहे हैं. ओके, सो दैट if finally there is a difference between your asset and liabilities amount, you should be able to track it properly. So now that we know ये 6 lakhs है inventories and trade. Okay, so we'll just mention it. 6 lakh. Okay, so now we got this right. All right guys. So अब क्योंकि ये टैली हो गया है, we can conclude कि we have solved the problem correctly. Okay, so I hope you have understood what we have been doing here. बैलेंस शीट हम कैसे बना रहे हैं. अब मिसेस दयाल ब्रदर्स, इसका आप फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017. इस पर्टिकुलर दिन पे इस कंपनी के ये एसेट्स थे. लैंड एंड बिल्डिंग वर 3 लाख, फर्नीचर वर 2 लाख, एडवांस टू सप्लायर्स 1 लाख एंड सो फोर्थ. लायबिलिटीज भी इनका नेट कैपिटल था 7,40,000 and then they had these loans of 4 lakh and 4,60,000 and finally trade payables जो उनको पे करना था, that was 40,000. Okay, so guys, I hope you have understood this. This is how you make your balance sheet. Okay, and this is how your balance sheet tells you the position of your business. Okay guys, let's check. देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है, राइट. 16,40,000 ये आपका टोटल आया था. कैपिटल 7 लाख प्लस 1 लाख लेस 60,000, 7,40,000, राइट. वी गॉट द सेम थिंग. सो दिस इज अ करेक्ट सोल्यूशन. I hope you have understood and liked this lecture. So we will meet again next time in our next class. So guys, keep learning and enjoy with us, and I'll see you again. Goodbye.